स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास साइंस 12वां चैप्टर है ना, फिजिक्स का 12th चैप्टर विद्युत का MCQ ये सब करा दिए थे पिछला वीडियो में। आज के वीडियो में इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ये सब MCQ हो गया था। एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। बाकी पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चैप्टर वाला वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है उसको समझाएंगे कैसे आपको आंसर देना है कोई भी क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन अगर रहा विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका ऐसा मात्रक लिखें तो क्या होगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश जो प्रवाह करता है यानी बहता है तो उसका जो दर होता है, अर्थात कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश जितना एक निश्चित समय में बहता है, प्रवाह होता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा जिसको अंग्रेजी में करंट कहते हैं और लिखते आई से है, तो आई बराबर कह सकते हैं Q/T। Q मतलब आवेश होता है, ठीक है, आवेश को Q से लिखते हैं जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, बाई T यानी समय। ठीक है, तो आवेश बटा समय होता है विद्युत धारा जिसको करंट कहते हैं, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो Q/T याद रखिएगा। Q मतलब आवेश, T मतलब समय। यानी आवेश के प्रवाहित होने के दर, जब भी फिजिक्स में नीचे टाइम रहे बटा में टाइम तो उसमें दर इसका डिफिनेशन में जुड़ जाता है, और ऊपर आवेश है तो आवेश के प्रवाहित होने का दर, कुछ और रहता तो उसके प्रवाहित होने का दर है ना, टाइम रहे तो उसको दर लगा देना है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखे तो विद्युत धारा का जो मात्रक अभी देखे क्या होता है, एम्पियर, तो उसका परिभाषा लिखना है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। यदि परिपथ में किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा है यानी जा रहा है, बह रहा है, तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। तो क्या लिखना है, कोई परिपथ है, कोई तार है, उसके किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलम जा रहा है, तो टाइम नीचे होता है तो 1 सेकेंड और 1 कूलम तो 1/1 मतलब 1 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर को परिभाषित करेगा है तो क्या लिखेंगे, परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर बह रहा है, संचरित हो रहा है, तो उससे जो धारा बनेगा उसी को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर और स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ का आलेख कीजिए। तो विद्युत परिपथ क्या है, उसमें विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर, स्विच ये सब दर्शाने बोल रहा है, मतलब चित्र बनाना। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं ना, यानी जिस विद्युत जा रहा है उसका बंद पथ, तार है ना, जैसे घर में वायरिंग है तो वायरिंग में एक बंद पथ है, चारों तरफ से तार है, तो ये वायरिंग जो है वो क्या है, एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, विद्युत परिपथ कहेंगे किसी विद्युत धारा के सतत माने लगातार और बंद पथ, बंद रास्ता को। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये सब क्या है, तार है, ये सेल है, बैटरी है, ये बैटरी से जो 2 तार निकला, एक इधर एक इधर, यहाँ पे बीच में स्विच लगा दिए, यहाँ एक एमीटर है, कितना करंट है उसको नापने वाला, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। तो ये क्या, एक बंद परिपथ हो गया, तो इसी को परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जोड़ने का था इस तरह से जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है, क्या कह रहा है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसी क्वेश्चन को कह सकता है 1 वोल्ट को परिभाषित करिए, ध्यान से समझिएगा, 1 वोल्ट को परिभाषित करें, ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है इसी को। तो क्या लिखना, देखो इसका अर्थ यह है कि किसी धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु है चालक के, उस 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है। तो 1 जूल अगर कार्य किया जा रहा है कोई बिंदु A से B तक आवेश को ले जाने में, जो भी चार्ज है उसको A से B जाने में कितना कार्य हो रहा है, 1 जूल का कार्य हो रहा है, तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज उसका 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर है, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक को उदाहरण सहित समझाइए।
एक चालक होता है, एक अचालक, एक अर्धचालक और एक अतिचालक। तो उदाहरण सहित बताना। चालक माने चलन, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते, माने जा सकता है विद्युत धारा, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जैसे तांबा में विद्युत लगता है, करंट लगता है, करंट जा सकता है। चांदी में जा सकता है, ग्रेफाइट में भी जा सकता है, और लवणों का जल विलयन में, लवण वाला विलयन में जा सकता है। तो ये चालक हुआ। अचालक क्या है? तो इसमें नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसको कुचालक भी कहते हैं, है ना। और विद्युत चालक को सुचालक भी कहते हैं, ठीक है। तो अचालक जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, या कुचालक भी कहते हैं, या अचालक भी कहते हैं। जैसे रबड़, करंट लगेगा रबड़ नहीं, कांच, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, ये सब जो है जिसमें करंट नहीं लगता है वो अचालक। अर्धचालक क्या है? जिसमें थोड़ा थोड़ा माने तन्नी तन्नी जाएगा करंट। वैसे पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम विद्युत चालकता होने के कारण इस तरह के पदार्थों से होकर कुछ विद्युत प्रवाहित होती है, माने हल्का फुल्का होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब में। ये अर्धचालक है। अतिचालक क्या है? जिसमें बहुत जोर जाता है, बहुत जोर जाता है। हाँ, वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है, अतिचालक कहलाता है। जैसे शीशा, जिंक, ये सब जिसमें बिना किसी ताप का विद्युत धारा जा सकता है, उसको अतिचालक कहते हैं। विद्युत का गमन हो सकता। प्रतिरोध क्या है उसमें? रुकावट। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी धारा को बहने से रोकता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काट के भी पूछ सकता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उस पर डिपेंड करता है। और उसके पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का प्रकृति कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओम का नियम के में ताप को अचर रखा जाता है। क्यों? ताप को अचर माने कांस्टेंट रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। क्यों? तो ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे धारा का सही सही मान नहीं प्राप्त होता है। तो अगर तापमान को बदलेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदलेगा तो धारा को सही से नहीं नाप सकते कितना हो निकल जा रहा है धारा उसको, है ना। अर्थात एक साथ कई मान बदल जाता है, इसलिए तापक्रम को अचर रखा जाता है। इसलिए ओम का नियम में क्या कहा है कि ताप को फिक्स रखेंगे तब सही सही कैलकुलेट हो सकता है कि कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत लैंप यानी बल्ब जो देखे, बल्ब का जो तंतु होता है, पीला वाला बल्ब में देखे होंगे, ऐसा ऐसा रहता है, और इसमें एक स्प्रिंग जैसा तंतु लगा हुआ रहता है ना। तो ये तंतु जो है, ये तंतु, ये बीच में जो तंतु रहता है, ये तंतु फिलामेंट का रहता है। तो काहे को रहता है? खाली फिलामेंट का ही क्यों होता है? तो फिलामेंट में कुछ कुछ खास बात है, इस कारण उसका उपयोग होता है बल्ब के तंतु के रूप में टंगस्टन का, है ना, टंगस्टन का। तो टंगस्टन में क्या क्या बात है उसको देखो। उच्च प्रतिरोधकता होता है, उसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, कितना? 5.2 × 10⁻⁸। तो प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है। अधिक प्रकाश देता है, और उच्च गलनांक, बहुत ज़्यादा इसका गलनांक, यानी गलता नहीं है जल्दी। उच्च गलनांक यानी 2700 डिग्री सेल्सियस गलनांक है, तो 2700 डिग्री सेल्सियस में ही गलेगा, उससे कम नहीं। मतलब इतना ज़्यादा तापमान, इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा, 2700 डिग्री तापमान सोच सकते हैं। एक समय पानी खौलने लगता है, 2700 डिग्री तापमान में ये गलता है ना। इसलिए बल्ब गर्म भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी ये फ्यूज नहीं होगा। कोई दूसरा धातु रहेगा तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, 100 डिग्री पार करेगा, है ना। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रख सकता है, देखो थोड़ा अलग टाइप का। समान पदार्थ के दो तार हैं, है ना, समान पदार्थ यानी तांबा का अगर है तो दोनों तांबा का, यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगा?
प्रवाहित होगा। मतलब एक अगर मोटा तार है, एक पतला तार है, तो आसानी से किस में करंट जाएगा, जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। माने एक ही उसका कनेक्शन है, तो किस में जल्दी और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा और क्यों होगा उसको बताना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा। अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होगा। मोटा तार का प्रतिरोध क्या होगा, पतला तार से कम होगा उसका प्रतिरोध, इसलिए मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। मोटा तार रहेगा तो करंट जल्दी पहुंचेगा, लेकिन बहुत गलतफहमी रहता है कि पतला तार में जल्दी पहुंचेगा, नहीं, मोटा तार में जल्दी पहुंचता है ना। जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए। क्यों, तो विद्युत जो प्रतिरोध है उसका एक विशेषता है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसमें एक चीज़ पढ़े हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसा होता है, तो काट का क्षेत्रफल अधिक हो तो प्रतिरोध कम होता है, यानी इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है। तो मोटा तार है तो क्षेत्रफल बढ़ा, तो क्षेत्रफल बढ़ा इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम, प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, तो रुकावट कम है तो जल्दी जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो विद्युत टेस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु को बनाया जाता है। विद्युत का जो टेस्टर होता है, लाइन चेक करने वाला, पेचकस टाइप में, स्क्रू टाइप में, उसका जो या स्त्री माने आयरन, उसका जो तापन अवयव है माने गर्म जो चीज़ होता है उसमें, तो उसमें धातु का उपयोग नहीं होता है, मिश्र धातु का उपयोग होता है। काहे को होता है, तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु में प्रतिरोध अधिक होता है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। ताप में बदलाव होने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कम परिवर्तन होता है धातु की अपेक्षा। अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी ज़्यादा तापमान में भी ऑक्सीकरण नहीं होता है। यह इस कारण से इनका उपयोग स्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्ति में किया जाता है। अच्छा, ये टोस्टर है, टेस्टर नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी हीटर है ना, हीटर स्त्री हो गया जो गर्म होने वाला चीज। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पत्त नहीं होती जबकि इसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है। ये उत्पत्त क्या है, तो देखो समझो, तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक है, इसलिए जब विद्युत हीटर को कॉपर तार के साथ जोड़ा जाता है तो तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। परंतु संयोजित कॉपर की डोरी उत्पत्त नहीं होती, यानी डोर लाल नहीं होता, क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध कम होता है। तो कॉपर जैसे तार, इसमें पतला तार से भी जोड़ा रहता है या कॉपर तार, जो भी तार से, लेकिन स्प्रिंग देखते उत्पत्त यानी पूरा लाल हो जाता है। तो तारवा का है लाल होता है, तांबा वाला जिससे कनेक्शन आया है, तो वो इसलिए नहीं, क्योंकि इसका कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और वो जो लाल हो गया स्प्रिंग, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, रुकावट बहुत अधिक हो जाता है पूरा, तो रुकावट होगा तो वहीं पर लाल हो जाएगा। विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम तार का उपयोग होता है तापन में, जैसे विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नाइक्रोम होता है। तो क्यों रहता है उसको बताना। विद्युत तापन उपकरण में नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका द्रव्यनांक उच्च होता है, माने जल्दी गलता नहीं है, प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होता है, और उच्च ताप पर शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये सब कारण है। श्रेणीकरण क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसके स्थान पर अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़े तो क्या फ़ायदा है। तो पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। पार्श्व क्रम मतलब अलग अलग जोड़ना। तो अलग अलग जोड़ेंगे तो क्या होगा कि कोई एक कहीं पे गड़बड़ होगा तो सब उसमें खराब नहीं होगा, सब उपकरण उसमें बाधित नहीं होगा, है ना। अब एक एक तारवा में सबको जोड़ देंगे, जैसे तार है, एक ही तार में यहाँ से जोड़ दिए बल्ब, यहाँ से पंखा, है ना, यही तार से दोनों जगह से कनेक्शन लेकर के यहाँ पे फिर कोनो और इसी में जोड़ दिए एक ही लाइन में। तो इसमें क्या होगा कि बीच में मान चलो यहाँ तो कोनो तो दिक्कत हो गया तो सबका सब डिस्टर्ब हो जाएगा, है। और यही बोला अगर अलग अलग, जहाँ से मेन, फिर यहाँ पे मेन बोर्ड है, इसी से एक इधर ले जाओ, एक रूम का एक यहाँ से ले जाओ, एक यहाँ से ले जाओ, है ना। तो ऐसा ऐसा अलग ले जाएंगे तो एक रूम का गड़बड़ हुआ कुछ तो अगला में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो
उसी को पासोक्रम मतलब पासोक्रम में क्या है, अलग अलग ले जाएंगे सभी के लिए या सभी रूम के लिए या सभी मशीनों के लिए। तो एक खराब हुआ या कहीं पे बीच में तार गड़बड़ हुआ तो उससे सभी उपकरण बाधित नहीं होगा। प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करके और फलस्वरूप अच्छी तरह से कार्य करेगा। सभी उपकरण अपना इच्छानुसार, अपना ज़रूरत के अनुसार, इच्छा अनुसार नहीं, ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार जो भी धारा है उसको ग्रहण करेगा और सब अच्छे से कार्य करेगा। अब देखो अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? श्रेणी क्रम नहीं होता है घरेलू में, क्यों? तो वही कारण अभी देखिए, वैसे ही टाइप का कारण यहाँ भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर दे तो वह पूरा परिपथ टूट जाता है और कोई और कार्य नहीं करेगा। मतलब श्रेणी मान वो है कि एक ही तार में सबको जोड़ देंगे, सब रूम को, सभी जगह कनेक्शन को, तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए अलग अलग किया जाता है, मतलब पासोक्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? अब एल्युमिनियम को तार को देहात में सिल्वर तार कहते थे। हम भी सोचते थे सिल्वर तार, वो सब सुनते थे, हम भी बोलते थे खुद। बाद में पता चला सिल्वर माने चांदी होता है, और चांदी का तार लगाइएगा, चांदी का तार तो सिल्वर तार नहीं लगू, एल्युमिनियम तार है वो, है ना, जिसको सिल्वर तार देहात में कहता है। तो चांदी का तार कौन लगा नहीं सकेगा। कॉपर एवं एल्युमिनियम विद्युत का अच्छे चालक है। कॉपर तथा एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता भी कम होता है। जब तांबे और एल्युमिनियम तारों में विद्युत प्रेषित होता है तो ऊष्मा के रूप में शक्ति का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए इन दोनों तार का ज़्यादा उपयोग होता है। उसमें से भी तांबा ज़्यादा होता है ना, तो क्या कि एल्युमिनियम थोड़ा सा दिक्कत करता है। फ्यूज क्या है, फ्यूज क्या है और क्या विशेषता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो उससे ये बचाव करे। इसका विशेषता यह है कि विद्युत परिपथ को अतिभारण या लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं, या ओवरलोड हो गया। अतिभरण माने ओवरलोड और लघुपथ माने शॉर्ट सर्किट, इसके कारण जो भी नष्ट होने का है तो उससे बचाव करता है, या आग उग लगने से बचाता है ना, या और भी नुकसान, करंट लगने से बचाता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं और एसआई मात्रक भी लिखना है। तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय होता है अथवा व्यय होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो खर्च होता है जिस दर से, दर आ रहा है फिर से बाबू तो नीचे टाइम लगेगा, ठीक है। और शक्ति के बाद, ऊर्जा का बात हो रहा है तो ऊर्जा को डब्ल्यू से लिखेंगे, ओवर, है ना। पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर W/T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसा मतलब वाट होता है और वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर भी, इसका करंट का एम्पियर और विभवांतर का वोल्ट। तो ये डिफिनेशन और एसआई मात्रक याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए करते हैं? तो वोल्ट मीटर को विभवांतर नाप, वोल्टेज नापने के लिए करते हैं ना। इसे विद्युत परिपथ में पासर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम? पासर क्रम। और एमीटर को श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगला ही क्वेश्चन वही है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एमीटर है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और इसको कैसा जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, जोड़ने की यहाँ नहीं बोला है, यहाँ बोला है इसका उपयोग क्या चीज़ को, इसको नापने के लिए क्या होता है, किस चीज़ का उपयोग होता है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए, तो ओम होता है। और किसी तार का प्रतिरोध की उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, तो हाँ, क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध, रुकावट भी बढ़ता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। और उस उपकरण का नाम बताए जो चालक में टर्मिनल के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो विभवांतर को बनाने के लिए सेल या बैटरी है, ठीक है। एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं और इसको कैसा जोड़ा जाता है? देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो एमीटर का उपयोग
विद्युत धारा नापने के लिए करते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओम का नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखना है। तो ओम का नियम कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा का। मतलब इसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, यदि परिपथ में किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर का परिभाषा बोल रहा था ओम के नियम के आधार पर। तो 1 एम्पियर का परिभाषा, यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा है तो उसको 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक की लंबाई बढ़ने पर उसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है और लंबाई घटने पर चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। मान बहुत लंबा तार है तो प्रतिरोध यानी रुकावट ज़्यादा हो जाता है, करंट वोल्टेज कम हो जाएगा। और छोटा तार है तो कोई ज़्यादा रुकावट नहीं होगा। चालक की लंबाई में परिवर्तन का प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिरोधकता जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लंबाई पर, है ना। लंबाई का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है? तो ओम मीटर इसका होता है, ओम मीटर। और यह क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? तो नहीं, अभी बताएं नहीं, ये नहीं लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरण को जोड़ने के 2 लाभ लिखें। तो चलिए, तभी से आ रहा था कि 500 क्रम में रहता है कि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं रहता है, ऐसा क्वेश्चन था। अब आ रहा है कि समांतर क्रम में क्यों होता है? तो श्रेणी में नहीं होता, तो समांतर में ही जोड़ा जाता है घरेलू। तो क्यों होता है? तो उधर जो बताए थे वही टाइप का यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, वही चीज़ है ना। 500 क्रम में संयोजन विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरण के कार्य से बाधित नहीं होता है और प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता अनुसार धारा ग्रहण करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट कर रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया इसमें। ठीक है। उसमें कहा था कि श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, और यहाँ पे लिख रहा है कि समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, उसका फायदा बताओ। 28 नंबर क्वेश्चन में प्रतिरोध किसका अधिक होगा वो बताना है, P और Q दोनों में से। तो P देखो मोटका है, वो जो है ये Q वाला ये छोटका है, पतला है, तो मोटका वाला में प्रतिरोध कम होगा और छोटका वाला में अधिक होगा। क्यों? क्योंकि काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो R जो क्षेत्रफल है वो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/एरिया ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये सोल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तार Q का प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, क्योंकि लंबाई तो समान है तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो क्षेत्रफल जिसका कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ गए हैं ना। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। ये सब देखिए न्यूमेरिकल वाला आ गया, न्यूमेरिकल में देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, जैसे ओम का नियम, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, बस, और जूल का ऊष्मीमान। तो चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल को नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो तीनों को देख लेते हैं। एक ओम का नियम, एक पार्श्व क्रम, एक संयोजन क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है। तो ये देखो ओम का नियम से अगर क्वेश्चन रहा तो चलिए ये ओम का नियम, ये सब तीनों को लॉन्ग को जो क्वेश्चन है 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ से, चारों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।